गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर सॉल्व किए थे और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं जो कि परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? तो तुलसीदास को जो है हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? तो ये कहा है चतुरसेन शास्त्री ने। ठीक रखिएगा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने जो है तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज कहा है। इनको जो है गोस्वामी भी कहा जाता है एवं लोकनायक भी कहा जाता है। तो कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस कवि को जो है लोकनायक की उपाधि प्राप्त है, तो वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो नाथों की भाषा को जो है फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। याद रखिएगा, चतुरसेन शास्त्री ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा किसने कहा है? तो सिद्धों की भाषा को जो है आलो आंधारी भाषा किसने कहा है? तो ये कहा है हरप्रसाद शास्त्री ने। याद रखिएगा, हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है। सिद्धों की भाषा को जो है संध्या भाषा भी कहा जाता है एवं संध्या भाषा भी कहा जाता है। तो कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि किस साहित्य की भाषा को जो है संध्या भाषा या सांध्य भाषा कहा जाता है, तो वो है सिद्ध साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जगजाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन किस आलोचक ने कहा है कि रामानंद के 12 नहीं 12.5 शिष्य थे? तो ये कहा है नागरी प्रचारणी पत्रिका में। याद रखिएगा, नागरी प्रचारणी पत्रिका में ये कहा गया है कि ये तो जगजाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन रामानंद के 12 नहीं 12.5 शिष्य थे, ऐसा जो है कहना है नागरी प्रचारणी पत्रिका में ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहत महाभारत किसने कहा है? तो पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का बृहत महाभारत किसने कहा है? तो ये कहा है दशरथ शर्मा ने। याद रखिएगा, दशरथ शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर को अवधि का प्रथम कवि किसने माना? तो कबीर को जो है अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये माना है बाबूराम सक्सेना ने। याद रखिएगा, बाबूराम सक्सेना ने माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उदंड कवि किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उदंड कवि किसने माना है? तो इन्होंने माना है बेताल बंदीजन। याद रखिएगा, बेताल बंदीजन को इन्होंने हिंदी का सबसे उदंड कवि माना है, जिसके हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। इन्होंने जो है मिश्र बंधु विनोद लिखा था, हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ। तो यहाँ से जो है इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने किस ऋतुमुक्त कवि को अव्वल नंबर का रसिया कहा है? तो ये कहा है ठाकुर जी। ठीक रखिएगा, ठाकुर के बारे में मिश्र बंधुओं ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि किसे कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने जो है अष्टछाप का 9वां कवि किसे माना है? तो वो है नागरीदास। ठीक रखिएगा, नागरीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिश्र बंधुओं ने जो है पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है? तो वो है चिंतामणि त्रिपाठी। याद रखिएगा, चिंतामणि त्रिपाठी को इन्होंने सबसे बड़ा आचार्य माना है पूर्वालंकृत काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं ने उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो वह है भिखारीदास। याद रखिएगा, भिखारीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो ये इन्होंने माना है सेनापति को। याद रखिएगा, सेनापति को माना है। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य, यहाँ पे आचार्य के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, तो आचार्य माना है चिंतामणि को। एवं मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि, तो यहाँ पे जो है कवि के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, तो कवि सबसे बड़ा कवि माना है सेनापति को। ठीक है, रखिएगा सेनापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा है? पंचांग, तो ये कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है, रखिएगा डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिव सिंह सरोज जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हिंदी भाषा में। ठीक है, रखिएगा हिंदी भाषा। एवं शिव सिंह सरोज जो है ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य जगत का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। ठीक है, रखिएगा शिव सिंह सेंगर। एवं ये लिखा गया था 1883 में। ठीक है, रखिएगा 1883 में लिखा गया था शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो इसमें जो है टोटल 17। ठीक है, रखिएगा 17 संत कवियों के पद मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंददास जड़िया और कवि गड़िया ये तो जगजाहिर है, लेकिन वो एक भक्त कवि कौन है जिसे जड़िया और गड़िया भक्त कवि कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नंददास को जो है जड़िया और कवि गड़िया कहा जाता है, परंतु ऐसा कौन सा भक्त कवि है? ठीक है, रखिएगा ऐसा कौन सा एक भक्त कवि है जिसको कि जड़िया और गड़िया कहा जाता है? तो ये है तुलसीदास। ठीक है, रखिएगा तुलसीदास को जो है जड़िया और गड़िया भक्त कवि कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको जो है जड़िया और गड़िया भक्त कवि कहा जाता है? तो वो है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का वो कवि जिसने खड़ी बोली हिंदी में शीत वसंत नामक प्रबंध रूप में कहानी लिखी थी? तो रीतिकाल का वो कवि जिसने कि खड़ी बोली हिंदी में शीत वसंत नामक प्रबंध रूप में कहानी लिखी थी, तो वो है चंदन कवि। ठीक है, रखिएगा चंदन कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल के किस कवि का उपनाम जो है काष्ठ जीवा स्वामी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो रीतिकाल के किस कवि का उपनाम जो है काष्ठ जीवा स्वामी था? तो वो है देव बनारस वाले। ठीक है, रखिएगा देव बनारस वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा माना गया है? तो हिंदी का जो है प्रथम जय काव्य कौन सा माना गया है? तो वो है खुमान रासो। ठीक है, रखिएगा खुमान रासो, जिसके लेखक हैं दलपति विजय। ठीक है, रखिएगा दलपति विजय ने लिखा है खुमान रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिश्र बंधुओं ने जो है हिंदी का प्रथम नाटककार किसे माना है? तो वो है विद्यापति जी। ठीक है, रखिएगा विद्यापति जी को इन्होंने प्रथम नाटककार माना है हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम इतिहास सहायक किसे माना है एवं किस ग्रंथ को प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ माना है? तो वो है शिव सिंह सरोज। ठीक है, रखिएगा शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि सेनापति ने अपने अंतिम समय में क्षेत्र संन्यास ले लिया था। तो देखिए यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कवि ने जो है अपने अंतिम समय में क्षेत्र संन्यास ले लिया था? तो वो है सेनापति। ठीक है, रखिएगा सेनापति ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्षेत्र संन्यास का क्या मतलब है? तो यहाँ जो है प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्र संन्यास का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अपने निवास स्थान से बाहर ना निकलना। देखिए यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्र संन्यास का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अपने निवास स्थान से बाहर ना निकलना। और ऐसा माना जाता है कि सेनापति कवि ने वृंदावन, ठीक है रखिएगा, वृंदावन से निकलना बंद कर दिया था। तो उन्होंने जो है क्षेत्र संन्यास ले लिया था अपने अंतिम समय में। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है?
तो मिश्र बंधुओं ने जो है किस कवि को हिंदी का प्रथम समालोचक माना है? तो वो है भिखारी दास। ठीक याद रखिएगा, भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चासर किसे कहा है? तो ये है चंद्रवरदाई। ठीक याद रखिएगा, चंद्रवरदाई को कहा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव हिंदी के भिखारी कवि हैं। तो देव हिंदी के भिखारी कवि हैं, काव्य किस विद्वान का है, यानी किसने कहा है? तो ये कहा है लाला भगवान दिन ने। ठीक याद रखिएगा, लाला भगवान दिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई को आजम शाही किसने कहा था और क्यों कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहारी सतसई को जो है आजम शाही किसने कहा था और क्यों कहा था? तो ये कहा था मिश्र बंधुओं ने। ठीक याद रखिएगा, बिहारी सतसई को आजम शाही कहा था मिश्र बंधुओं ने, और इसका कारण ये था कि जो है आज बिहारी सतसई दोहों का जो क्रम मिलता है वो सर्वप्रथम आजम शाह ने करवाया था। तो बिहारी सतसई को आजम शाही कहने के पीछे कारण ये है कि आज बिहारी सतसई दोहों का जो क्रम मिलता है वो सर्वप्रथम आजम शाह ने करवाया था। तो इसीलिए जो है बिहारी सतसई को आजम शाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पल्लव को जो है छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? तो ये कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि छायावाद का घोषणा पत्र जो है किसे कहा जाता है? तो वो है पल्लव। याद रखिएगा, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला को छंदों का राजा किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निराला को जो है छंदों का राजा किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। याद रखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है छंदों का राजा निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? तो बिहारी की कविता जो है सतसई हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा है? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा है? तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का अतीत। याद रखिएगा, इनका बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक किसे माना है? तो ये इन्होंने माना है आचार्य चतुरसेन शास्त्री को। याद रखिएगा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकुमार वर्मा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ को किसने हिंदी साहित्य का एक रिसर्च वर्क डॉक्टरेट के लिए लिखा गया एक थीसिस कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर से पढ़ते हैं कि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ को किसने जो है हिंदी साहित्य का एक रिसर्च वर्क डॉक्टरेट के लिए लिखा गया एक थीसिस कहा है? तो वो है मिश्र बंधु। याद रखिएगा, मिश्र बंधु ने कहा है। यहाँ से देखिए प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जैसे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और किस ग्रंथ को जो है हिंदी साहित्य का एक रिसर्च वर्क डॉक्टरेट कहा जाता है? तो ये कहा गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को। तो देखिए यहाँ से जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन है? तो कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने गए हैं या प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? तो वो है रसखान। याद रखिएगा, रसखान। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मीराबाई और रसखान ये दोनों ऐसे कवि थे जो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। ये स्वच्छंद रूप से रचनाएं लिखते थे। तो इसीलिए जो है इनको कृष्ण काव्य धारा का स्वच्छंद कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर का वो शिष्य कौन था जो बीजक को लेकर भाग गया था? तो वो है भगवान दास। ठीक याद रखिएगा, भगवान दास। और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बीजक जिसमें कि कबीर दास के महत्वपूर्ण दोहें
संग्रहित हैं, इसके संकलनकर्ता कौन माने गए हैं? तो इसके संकलनकर्ता माने गए हैं धर्मदास। ठीक है, रखिएगा धर्मदास जो कि कबीरदास के शिष्य थे, उन्होंने बीजक नामक पुस्तक का संकलन किया था। तो यहाँ से देखिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने सुर के ग्रंथ सुर सारावली को एक बृहत होली गीत कहा है? तो किस विद्वान ने जो है सुर के ग्रंथ सुर सारावली को जो है एक बृहत होली गीत कहा है? तो वो है मुंशी राम शर्मा। ठीक है, रखिएगा मुंशी राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसने कहा है? तो ये कहा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ठीक है, रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है ये प्रसिद्ध पंक्ति, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, रखिएगा सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पंत जी को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। ठीक है, रखिएगा इनको जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था, एवं इनको जो है छायावाद का विष्णु भी कहा जाता था। ठीक है, रखिएगा इनको जो है छायावाद का विष्णु भी कहा जाता था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है एक क्रांतिकारी कवि के तौर पर छायावाद का शिव कहा जाता था। ठीक है, रखिएगा पंत जी को जो है छायावाद का विष्णु कहा जाता था और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी लेखक के तौर पर जो है छायावाद का शिव कहा जाता था। तो यहाँ से देखिए ऐसे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रियदर्शी किसकी गीतिनाट्य रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रियदर्शी जो है किसकी गीतिनाट्य रचना है? तो ये लिखा है अज्ञा जी ने। ठीक है, रखिएगा अज्ञा जी ने लिखा है। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रियदर्शी जो है ये किस प्रकार का रचना है या किस प्रकार की विधा है या किस प्रकार का साहित्यिक रूप माना गया है? तो ये जो है गीतिनाट्य रचना माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव कही ना जायका कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है, रखिएगा तुलसीदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावरे रूपको रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये लिखा है घनानंद ने। ठीक है, रखिएगा घनानंद ने लिखा है, जिनको कि रीतिकाल का जो है साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, रखिएगा घनानंद को जो है रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है और ये रीतिमुक्त धारा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। तो यहाँ से जो है ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये प्रकाशित होती थी हैदराबाद से। ठीक है, रखिएगा हैदराबाद से प्रकाशित होती थी कल्पना पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन है? कोमल गांधार, तो ये लिखा है शंकर शेष ने। ठीक है, रखिएगा शंकर शेष ने लिखा है कोमल गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति का रहस्य बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कृति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुक्ति का रहस्य किसकी कृति मानी गई है? तो ये लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। ठीक है, रखिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मुक्ति का रहस्य जो है ये किस प्रकार का साहित्यिक रूप है? तो ये जो है एक प्रकार का नाटक माना गया है। ठीक है, रखिएगा नाटक माना गया है और इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी कृति मानी गई है? तो ये लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, रखिएगा गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य जगत का। तो ये लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, रखिएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है ये भी।
तो हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास जो है इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, रखिएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये लिखा है बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने। ठीक है, रखिएगा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है ये, और नवीन जो है इनका उपनाम है। तो प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि नवीन उपनाम किसको प्राप्त है? तो ये लिखा है, तो ये जो है बाल कृष्ण शर्मा को ये उपनाम प्राप्त है, नवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मध्वाचार्य जो थे वो किस संप्रदाय के संस्थापक माने गए हैं? तो ये माने गए हैं द्वैतवाद। याद रखिएगा, द्वैतवाद के संस्थापक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है एग्जाम में कि संध्या भाषा जो है ये किन रचनाकारों की भाषा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बौद्ध सिद्ध साहित्य कवियों को। ठीक है, रखिएगा, बौद्ध सिद्ध साहित्य कवियों को जो है इनकी भाषाओं को संध्या या फिर संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, रखिएगा, संध्या या संध्या भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धिक जीवन जो पाता ही रहा आया विरोध। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये किसकी पंक्ति है? तो ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, और ये जो है ये प्रसिद्ध पंक्ति राम की शक्ति पूजा। ठीक है, रखिएगा, राम की शक्ति पूजा से ये पंक्ति ली गई है, और ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। ठीक है, रखिएगा, 1936 में राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई थी। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत आता है, या राम की शक्ति पूजा कविता से लिया गया है ये प्रसिद्ध पंक्ति, और इसके लेखक हैं निराला जी। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, ये किसने कहा है? तो ये जो है ये लिखा है चतुरसेन शास्त्री ने। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध कहानी जो है ये लिखा है चतुरसेन शास्त्री ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता, किसकी पंक्ति है? मधुप गुनगुना कह जाता, तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, किसकी उक्ति है या किसने कहा है कि मर्द साठे पर पाठे होते हैं? तो ये लिखा है प्रेमचंद ने। याद रखिएगा, प्रेमचंद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उपमान मैले हो गए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अज्ञेय जी ने। याद रखिएगा, अज्ञेय जी ने लिखा है ये उपमान मैले हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम राज्य लिए मरते हैं, किसकी काव्य पंक्ति है? हम राज्य लिए मरते हैं, तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? हिंदी व्याकरण, तो ये लिखा है कामता प्रसाद गुरु ने। याद रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? हिंदी शब्दानुशासन, तो ये लिखा है किशोरीदास वाजपेयी ने। याद रखिएगा, किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो ये लिखा है उदय नारायण तिवारी ने। याद रखिएगा, उदय नारायण तिवारी ने लिखा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी दिन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो देवी दिन जो है ये किस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित, तो ये जो है गबन। याद रखिएगा, गबन उपन्यास का एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है देवी दिन। तो जैसे पहले कि हम पढ़ चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास, कहानी, नाटक थे, उनके पात्रों के नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे।
हिंदी साहित्य जगत में। तो कई बार जो है परीक्षाओं में प्रेमचंद जी के रचनाओं के पात्रों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि जालपा, धनिया, होरी, गोबर, रमानाथ। तो कई बार जो है पात्रों के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देवीदीन दिया गया है, तो ये जो है गबन उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो ये लिखा है रिचर्ड्स ने। ठीक है, रखिएगा, रिचर्ड्स ने लिखा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेड वुड किसकी रचना है? सेक्रेड वुड, तो ये लिखा है टी.एस. इलियट ने। ठीक है, रखिएगा, टी.एस. इलियट ने लिखा है सेक्रेड वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलड्स बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है लिरिकल बैलड्स। तो ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है लिरिकल बैलड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएटिक्स किसकी कृति मानी गई है? पोएटिक्स, तो ये लिखा है अरस्तु ने। याद रखिएगा, अरस्तु ने लिखा है पोएटिक्स। इनको जो है अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको जो है अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहा जाता है। एवं अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। याद रखिएगा, प्लेटो, एवं प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले सुकरात, फिर प्लेटो और फिर अरस्तु। याद रखिएगा, तो ये जो है अरस्तु का परिचय है। पहले सुकरात, फिर प्लेटो और फिर अरस्तु आते हैं। तो पोएटिक्स की रचना की है अरस्तु ने, जिनको जो है एरिस्टोटल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई किसकी पंक्ति है? तो ये लिखा है रामानंद ने। याद रखिएगा, रामानंद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारही पइये पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है सूरदास ने। याद रखिएगा, सूरदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन माना गया है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव जो है सबसे प्रधान घटना माना गया है। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को जो है गद्य काल कहा था। याद रखिएगा, इन्होंने इसको गद्य काल नाम दिया था आधुनिक काल को। तो इन्होंने जो कहा है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आज हमने कुछ और हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रश्नोत्तर सॉल्व किए, और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है, जैसे कि पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ और प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करना बाकी है, एवं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करना बाकी है। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं सॉल्व करना बाकी है अभी। तो धीरे धीरे जो है हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, संपूर्ण हिंदी साहित्य को। तो आज के इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।